बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी स्विच स्टेटमेंट के हवाले से। चैप्टर नंबर हम 11 कर रहे हैं। इंटरमीडिएट क्लासेस हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हम सी लैंग्वेज को कोशिश कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने की। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि इसका इनफैक्ट सिंटैक्स वगैरह क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट है स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड कंपेयर्स इट विद द मल्टीपल केसेस। ये शायद आपको अभी बात समझ ना आए, लेकिन प्रोग्राम करेंगे तो आप उसके बाद इस डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ आएगी कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो क्या करती है, टेस्ट करती है एक वैल्यू वेरिएबल की जो कि यूजर ने एंटर किया होता है। यूजर एंटर करेगा हमारे लिए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, वो वेरिएबल होता है। उसके अंदर जो भी उसने एंटर किया वो हमारे लिए एक वैल्यू है, उसको वो चेक करेगा और कंपेयर करेगा मल्टीपल केसेस के साथ। कुछ हमने केस दिए होते हैं जो कि स्विच स्टेटमेंट के साथ हम यूज करते हैं। अब जो उसने वैल्यू एंटर की है हम उस वैल्यू को मैच करवाते हैं एक केस के साथ। जिस केस के साथ मैच कर जाएगा उसकी बेस पर हम कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर ये केस मैच कर जाए तो इसके बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। अब जौन सा केस मैच कर जाएगा उसके बाद आने वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब कितने केस हो सकते हैं डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम किस तरह का बना रहे हो। दूसरी बात है कि क्या कोई भी अगर केस ना मैच किया तो कोई बात नहीं, वो डिफॉल्ट पे चला जाएगा। तो मीन्स कि हर एक का सॉल्यूशन मौजूद है। तो पहली तो होगी डेफिनेशन, वंस द केस मैच। एक दफा जब केस मैच कर जाता है, वंस द केस मैच इज फाउंड, जब वो जो मैच हो जाता है केस वो आपको मिल जाए, आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, कोई सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर केस इज एग्जीक्यूटेड। वो स्टेटमेंट जो उस केस के साथ हमने लिखी हुई है, उसके साथ से क्या मुराद है कि उसके फौरन बाद जो स्टेटमेंट लिखी होगी, अगर वो एक स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ब्लॉक होगा तो वो सारे का सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स के जॉन से केस के साथ एंटर्ड वैल्यू मैच करेगी। यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा, वो केस के साथ मैच करेगी, जॉन सा केस के साथ वैल्यू मैच कर जाएगी, उसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इफ नो केस इज मैच्ड, अगर कोई भी केस मैच नहीं करता, देन डिफॉल्ट केस इज एग्जीक्यूटेड। तो फिर वो जो डिफॉल्ट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव टू द एल्स इफ स्टेटमेंट। यानी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी ना, असल में ये क्या है कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है उसका ये अल्टरनेटिव के तौर पर यूज होती है, जो कि हम पिछले लेक्चर में इसको देख चुके हैं। तो ये तो हो गया इसके हवाले से कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं, फिर इसका हम फ्लो चार्ट देखेंगे और फिर इसकी एग्जांपल भी एंड पे देखते हैं। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, आपने स्विच लिखना है, लेकिन मेक श्योर कि आपने इसको स्मॉल कैप्स में लिखना है क्योंकि ये एक कीवर्ड है और कीवर्ड स्मॉल में लिखे जाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन से मुराद कि जो कि आपका वेरिएबल है, इनफैक्ट कि जो आप यूजर से रीड करवा रहे हो, ये यूजर को आप कह रहे हो कि वो एंटर करे और आप प्रोग्राम में रीड कर रहे हो, तो यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे और मेक श्योर कि यहाँ पर आप कोई भी कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो स्टेटमेंट टर्मिनेटर एट द एंड ऑफ द स्विच एक्सप्रेशन। एक तो ये चीज आप नोट कर लें। उसके बाद जब स्विच स्टेटमेंट आप ये लिखेंगे, यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो उसके बाद ये जो करली ब्रैकेट है यहाँ से लेकर और नीचे तक ये इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ये यहाँ से शुरू हो रही है और नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे एंड हो रही है, क्योंकि जितनी ब्रैकेट स्टार्ट होनी है उतनी एंड भी होनी है। सी लैंग्वेज के अंदर बेसिक है ये चीज़। अब ये तो होगी बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर ही सारा कुछ चलना है। स्विच की बॉडी के अंदर सब कुछ जो भी अब लिखा जाएगा, केस वगैरह, ब्रेक और जो भी होगा इसके अंदर लिखा जाएगा। अच्छा, अब क्या होना है, अब इसके बाद आपने लिखना है केस। जो केस होगा इसको आप यहाँ पे लिखेंगे और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू 1। अब ये वैल्यू लिखी जाएगी। सपोज कर लो कि उसने कोई नंबर एंटर किया, हमने कहा कि पहले आप नंबर एंटर करो 1 से लेकर 10 तक। तो अब यहाँ 1 से लेकर 10 तक उसने एंटर किया, तो उसने 1 एंटर किया होगा तो हम यहाँ 1 केस बन जाएगा। अगर उसने 2 एंटर किया तो हम यहाँ केस 2 में हम 2 लिख देंगे। अगर उसने 3 एंटर किया तो 3 लिख देंगे। एज एन एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू आनी है ना, उस वैल्यू को आपने यहाँ लिखना है, उसके बाद आपने कॉलन लगाना है। हम गलती क्या करते हैं कि हम केस के बाद यहाँ पे कॉलन लिख देते हैं। कॉलन वैल्यू के बाद है, ठीक है। सिंपल केस स्पेस, उसके बाद वैल्यू और उसके बाद कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन एक कॉलन है, ये डबल डॉट ऐसे ऊपर नीचे जो लिखे जाते हैं। ये पहला केस। अब इसका जो भी रिजल्ट होगा वो इन केस के बाद जो लिखी गई वैल्यू उनके साथ किसी न किसी के साथ मैच कर रहा होगा, और अगर वो मैच नहीं कर रहा तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, मतलब उसने किसी के साथ भी मैच नहीं किया। सपोज करो इसका जो रिजल्ट आया एक्सप्रेशन का वो इसके साथ अगर मैच कर जाता है
तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट इस केस के फौरन बाद जो कि हम कह रहे थे एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, ये ठीक है, इसको कमेंट कर दिया कि ये स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और सेमीकोलन स्टेटमेंट के आखिर पर आता है जो एग्जीक्यूट होंगी ये। इसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट भी एक कीवर्ड है, इसको स्मॉल में लिखेंगे आप, तो ये यहाँ पर सेमीकोलन हम लगाएंगे। इस ब्रेक का ये काम होता है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद जो कंट्रोल है उसको स्विच की बॉडी से बाहर ले जाए। ये है उसकी स्विच की बॉडी, इससे वो बाहर ले आएगा। अब ये इसके बारे में भी आगे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सिंपल इसका स्विच लिखना है, केस लिखना है, ब्रेक। स्विच लिख के केस ब्रेक, केस ब्रेक, केस ब्रेक, और इनके दरमियान जो भी स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आप लिखेंगे। अब ये दो का पहला केस, उसकी स्टेटमेंट्स और इसको ब्रेक कर दिया। अब सपोज करो पहली वैल्यू मैच नहीं करती तो हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे। हमें पता होता है कि पॉसिबल वैल्यूज ये आ सकती हैं, ये नहीं पता कौन सी आएगी, लेकिन ये तो पता है कि पॉसिबल ये वैल्यू। अगर हम उसको कह रहे हैं 1 से 10 तक आप लिखो, तो इसका मतलब या उसने 1 एंटर किया होगा, या उसने 2 एंटर किया होगा, या 3 या 4 या 5 6 7 8 9 10, यही नंबर होता है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं होता, हमें पता है। इसी तरीके से अगर हम उसको कह देते हैं कि कोई आप ए से लेकर आप एफ तक कोई लेटर एंटर करो, तो उसमें भी हमें पता है कि इसके दरमियान ही एंटर करेगा। अब हो सकता है कि वो एफ के बाद कोई एंटर कर दे, तो वो किसी केस के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन डिफॉल्ट में तो जाएगा ना वो। तो केस 2 में हमने दूसरी वैल्यू लिख देनी, जो दूसरी उसकी पॉसिबिलिटी है वो हम यहाँ लिख देंगे, और कॉलन इसके बाद जो स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ लिख देंगे, और इसको हम ब्रेक कर देंगे। इसी तरह तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा, इसी तरह लिखते जाना, यानी केस स्टेटमेंट ब्रेक, केस स्टेटमेंट ब्रेक, केस स्टेटमेंट ब्रेक लिख के, और आगे आपने ये थ्रू आउट ऐसे चलते जाएंगे। और फिर उसके बाद आखिरी जो केस होगा जिसको हमने वैल्यू और एन मैंने कर दिया, यहाँ पे एन से मुराद के मैंने एनी नंबर ऑफ केस, चाहे वो 100 है, 120 है, लाख है, जो भी है, इतने खैर होते नहीं है। तो अब ये जो भी केस होगा, मीन एनी नंबर ऑफ केस जो भी आपके पास है, तो वो आपने यहाँ लिख देना। इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर देंगे और उसको हम ब्रेक कर देंगे। अब इनमें से केस, पॉसिबल केसेस में से अगर कोई भी मैच नहीं करता तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हम लिखेंगे और उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे, और कॉलन के बाद ये जो स्टेटमेंट, यानी अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो फिर ये डिफॉल्ट केस, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डिफॉल्ट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। इसी के हवाले से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं एक्सप्रेशन वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर बट नॉट फ्लोटिंग पॉइंट और डबल। ना तो वो फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए, डबल होना चाहिए, या वो कैरेक्टर होना चाहिए, या वो इंटीजर होना, उसकी जो वैल्यू है। वैल्यू से क्या मनाता है, यानी एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा या तो वो कोई नंबर होना चाहिए या वो कोई कैरेक्टर होना चाहिए। एक तो ये इसकी हवाले से है। केस इज फॉलोड बाय आ वैल्यू, केस के बाद एक वैल्यू आती है टू बी कंपेयर्ड विद, जिसके साथ वो कंपेयर करना है, एंडिंग एट सेमीकोलन, जो कि सेमीकोलन पे एंड होती है। ठीक है, यानी केस के बाद वैल्यू आएगी जिसके साथ आप उसको एक्सप्रेशन को इवेलुएट करोगे, और उसके बाद सेमीकोलन पे वो एंड हो जाएगा। द डेटा टाइप ऑफ द केस वैल्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा टाइप ऑफ द केस वैल्यू मस्ट बी सेम एज स्विच एक्सप्रेशन, कि मतलब जो डेटा टाइप की जो वैल्यू है, डेटा टाइप है उसकी केस की, और जो डेटा टाइप है एक्सप्रेशन की जो हमने स्विच में यूज किया है, वो दोनों मैच करने चाहिए। इससे क्या मुराद है, मतलब ये है कि अगर आपने स्विच के अंदर आने वाले एक्सप्रेशन की डेटा टाइप जो आपने ली है वो कैरेक्टर ली है, तो केस के बाद आप फिर कैरेक्टर प्लेस करोगे, उनकी डेटा टाइप भी वही होगी। अगर उसके अंदर आने वाला जो है, स्विच के अंदर आने वाली जो एक्सप्रेशन है, उसका रिजल्ट, उसकी जो डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक है, नंबर है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट तो हो नहीं सकता, इंटीजर है, तो उसके बाद आपके केस के अंदर आने वाले भी इंटीजर होंगे, वो भी कोई नंबर होंगे। तो ये वो कहता है कि मैच करने चाहिए। एक बात ये आपने नोट करनी है, व्हेन वैल्यू ऑफ एनी केस मैचेस विद स्विच expression, then statement of that case will be executed and control moves out of the body of the switch because of the break statement. कि अगर कोई वैल्यू जो है उस केस की मैच कर जाती है स्विच एक्सप्रेशन के साथ, तो फिर वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंट्रोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, अगला केस चेक नहीं करेगा, सारे केस इग्नोर हो जाएंगे। यानी अगर 20 है तो एक भी केस अगर मैच कर गया तो बाकी जो केस हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट उसको बाहर ले आएगी। द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, आप इसको चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फर्क पड़ेगा, मतलब इससे कोई एरर नहीं आता स्किप करने से, लेकिन ओवरऑल प्रोग्राम की लॉजिक खराब हो जाएगी। वो कैसे कि यू कैन स्किप बिकॉज द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, बट इफ स्किप्ड
then all the cases followed by the matching case will be executed। कि अगर आपने उसको यूज ना किया तो उसके बाद जितने केस होंगे वो सारे के सारे के रिजल्ट एग्जीक्यूट कर देगा। इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना जरूरी है ताकि वो केस एग्जीक्यूट हो जो उसका बन रहा है वहां पर। स्विच में यूज द डिफॉल्ट केस विच इज यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ऑल केसेस बट इट मे बी रिटन एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द स्विच। कि जो डिफॉल्ट है ना उसको आप नॉर्मली एंड पे लिखते हैं, यानी पहला केस फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा पांचवा, इसी तरह हम चलते चले जाते हैं, लास्ट पे लिखा जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप उसको पूरे अपने प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम में यानी जो स्विच की बॉडी है उसके अंदर आप उसको स्विच की बॉडी के शुरू पे लिख लो या दरमियान में लिख लो या कहीं पे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपने प्रोग्राम शुरू किया और आपने डिफॉल्ट को बजाय केस 1 से पहले यहाँ डिफॉल्ट लिख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट केस है। मीन के उसने चेक वही करने, केसेस चेक करने के बाद डिफॉल्ट पे आएगा। तो डिफॉल्ट आप कहीं पे भी लिख सकते हो स्विच की बॉडी के अंदर। एक पॉइंट आपने ये भी याद रख लेना इसके अंदर, ये डिफॉल्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हो। उसके बाद है जी यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर डिफॉल्ट केस इज नॉट नेसेसरी। कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है डिफॉल्ट के बाद वो ज़रूरत नहीं होती। डिफॉल्ट के बाद आप ब्रेक लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद प्रोग्राम ने टर्मिनेट होना ही होना है, ऑब्वियसली सी बात है, उसके अंदर तो कोई दूसरी तीसरी राय नहीं है। इफ द डेटा टाइप ऑफ द केस एंड द स्विच एक्सप्रेशन डज नॉट मैच द कंपाइलर विल जनरेट द सिंटैक्स एरर। अगर उसका वो डेटा टाइप मैच नहीं करती, मतलब केस में डेटा टाइप और है, स्विच एक्सप्रेशन के अंदर डेटा टाइप और है, तो वो सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। मल्टीपल केसेस मे बी यूज्ड विद इन अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। एक ही ब्रेक स्टेटमेंट के साथ आप मल्टीपल केसेस ले सकते हैं। वो प्रोग्राम की लॉजिक पर डिपेंड करता है कि मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जहाँ पे मल्टीपल केसेस की बेस पर आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं, यानी उसका रिजल्ट जो है वो ये एक प्रोग्राम इसके अंदर दिया हुआ वो बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस कर रहा है, लिहाजा आपको ये प्रोग्राम में इजीली समझ आ जाएगा। तो उसको चलिए आगे चलते हैं। यूजिंग मोर देन वन केस विद इन आ ब्रेक स्टेटमेंट वर्क इक्वल टू द लॉजिकल ऑपरेटर और। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर और होता है ना उसकी तरह वो काम करता है। कैसे काम करता है उसको हम लास्ट पे प्रोग्राम में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसका फ्लो चार्ट देख लें। सबसे पहले यहाँ पे स्विच बिगिन करेगा, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है वो इवेलुएट होगा, उसकी एक वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू पहले केस के साथ मैच करने की कोशिश करेगा। अगर पहले केस के साथ वो मैच कर गया तो इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और ब्रेक स्टेटमेंट उसको यहाँ से बाहर लेके स्विच को एंड कर देगा। पहला केस मैच नहीं किया तो वो दूसरे केस की कंडीशन की तरफ आएगा, उसके साथ मैच करने की कोशिश करेगा। अगर मैच कर गया तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये प्रोग्राम एंड कर जाएगा। अगर ये केस भी मैच ना हुआ तो फिर वो तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, चलते 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 आखिरी केस को चेक करेगा। ये मैच कर गया तो इसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और प्रोग्राम एंड कर जाएगा। कोई भी केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर और प्रोग्राम आपका एंड कर जाएगा। ये तो है इसका फ्लो चार्ट। अब आइए एक प्रोग्राम है छोटा सा, इस हवाले से देख लेते हैं ताकि इसकी जरा मजीद क्लैरिटी हो जाए। वो कहते हैं दिस प्रोग्राम विल इनपुट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। यूजर को हमने कहा है कि कोई भी कैरेक्टर आप एंटर करो। अब कैरेक्टर अल्फाबेट्स है यहाँ मुराद, यानी आपने अल्फाबेट एंटर करना है। एंड डिस्प्ले इट एज वॉवल और कॉन्सोनेंट, मीन्स के यहाँ पे कैरेक्टर से ये मुराद है अल्फाबेट। के यूजर को कहा गया है कि कोई आप अल्फाबेट एंटर करो। कैरेक्टर और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अल्फाबेट एंटर करो और हम आपको बताएंगे कि ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। अब अल्फाबेट वो एंटर करेगा तो ए से लेकर जेड तक एंटर कर सकता है। अब उसमें वॉवल्स कौन से होते हैं, इंग्लिश में पढ़े हुए ना आपने, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवल्स हैं। अब इसमें जो स्मॉल ए है वो भी वॉवल है। वैसे तो हम तो किसी बताए ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमें पूरा उसको बताना पड़ता है क्योंकि ये डेफ मशीन है। डेड एंड डफ होती है, डेफ होती है कि यानी कि इसको कोई पता नहीं है। ये मशीन बिल्कुल ऐसे है जितना आप उसको बताओगे उतना काम करेगी, लेकिन एफिशिएंट काम करेगी। लेकिन जो आप उसको बताओगे नहीं ना तो इसने गड़बड़ कर देनी है। मतलब अब हमने केस लगाया, अब हमें था कि जी स्मॉल ए हमने लिख दिया कि अगर स्मॉल ए आ जाए, स्मॉल ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम लिख दिए, लेकिन उसने एंटर कर दिया कैपिटल ए। तो अब ये क्या करेगा, इसका तो केस मैच ही नहीं करेगा, तो ये उसमें डिफॉल्ट में कहेगा कि ये वॉवल नहीं है, हालांकि ये वॉवल है। अब हम किसी को बता रहे हो तो वैसे तो हम उसको नहीं कहते कि क्योंकि किसी ने कहा कि वॉवल्स बताओ, तो हमने कहा स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ई और कैपिटल ई, ऐसा तो हम नहीं कहते उसको। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि जब
आप कंप्यूटर में उसको, स्पेशली आप कंप्यूटर में उसको लिख रहे हो, तो कंप्यूटर के अंदर आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको स्मॉल लेटर्स में भी और कैपिटल लेटर दोनों आप बताओगे उसको। तो एक चीज़ तो ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखो हम इस प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये आ जाएंगे यहाँ पे। नंबर्स एंड इंक्लूड stdio.h आ जाएगा, उसके बाद इंक्लूड conio.h आ जाएगा, उसके बाद मेन फंक्शन है, और उसके बाद बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ch के नाम से, ये कर दिया। ch के नाम से हमने कैरेक्टर, हमने डेटा टाइप ले ली, और ch के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब हम प्रिंटफ में उसको कह रहे हैं कि एंटर एन अल्फाबेट, एक अल्फाबेट एंटर करो। अब ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। ऑब्वियसली वो ये पढ़ने के बाद कोई ना कोई कैरेक्टर एंटर करेगा, यानी अल्फाबेट एंटर करेगा। हमने उसको स्कैन कर लिया है %c में और $ch, जो कि इसका सिंटैक्स आप जानते हैं। तो ch के अंदर वो वैल्यू अब आ गई है। इस ch को हमने स्विच में लिख देना है, जो स्विच का एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब इस ch में ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू है, या तो वो a है, या वो b है, या वो c है, या वो d है, z तक कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके अंदर। स्मॉल में भी हो, लेटर्स में भी हो सकती है, और कैपिटल लेटर्स के अंदर भी हो सकती है। स्मॉल कैप्स और अपर कैप्स दोनों में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम आ गए, ये बॉडी हमने स्टार्ट कर दी। ये बॉडी जो स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है स्विच स्टेटमेंट की। जो ये बॉडी स्टार्ट हुई है, ये मेन फंक्शन की बॉडी है। मेन फंक्शन के अंदर सारा कुछ होता है, और इस स्विच के अंदर अब इसके सारे केस वगैरह होंगे। अब हमें पता है कि या प्रोग्राम तो सिंपल इतना सा है कि वॉवल है या नहीं है, बस। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे केस एक ही हैं। इसके बाद आप चाहो तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ना चाहो तो आप इनको सारों को यूं भी लिख सकते हो। मतलब क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे वॉवल्स हैं ना, ये अगर स्मॉल ए आता ये भी वॉवल है, कैपिटल ए आता ये भी वॉवल है, अगर स्मॉल ई है ये भी वॉवल है, कैपिटल ई है ये भी वॉवल है, आई कैपिटल आ जाए ये भी वॉवल, स्मॉल में आ जाए ये भी वॉवल है, स्मॉल ओ, कैपिटल ओ, स्मॉल यू, कैपिटल यू, ये सारे के सारे वॉवल्स हैं। अब बजाय कि हम केस बनाते हैं कि जी इसका केस बना के और फिर ब्रेक, और फिर इसका केस बना के फिर ब्रेक, तो जरूरत नहीं थी। इसलिए हमने यहाँ पे सारे केसेस को एक साथ लिख दिया, और एक ही ब्रेक स्टेटमेंट में बहुत सारे केसेस ले आए। जो मैंने कहा था कि मैं अगले पॉइंट में आपको बताता हूँ, जो कि ये हमने डिस्कस किया ना लास्ट वाला पॉइंट, वो कहता है मल्टीपल केसेस में बी यूज्ड विद इन अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। यूजिंग द मोर देन वन केस विद इन अ ब्रेक स्टेटमेंट वर्क्स इक्वल इनटू द लॉजिकल ऑपरेटर और होता है ना, यानी कोई एक भी केस मैच कर गया तो उसने एग्जीक्यूट कर देना है। तो इनमें से कोई एक भी अगर मैच कर गया, और का काम कर रहे हैं ना, और लॉजिकल ऑपरेटर का काम कर रहे हैं कि कोई एक भी मैच कर गया तो एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, अब इनमें से कोई एक भी केस मैच कर गया तो वो प्रिंट कर देगा इट इज वॉवल, और नई लाइन पे बैकस्लैश नई लाइन पे चला जाएगा। ये उसने एंड कर दिया इसको, और यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया इसको। अब यहाँ पे आप देखो कि एग्जीक्यूट करने के बाद हमने ब्रेक किया, क्योंकि अब डिफॉल्ट केस में अगर वो वॉवल नहीं है तो फिर वो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वो अल्फाबेट जो वॉवल नहीं है वो ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है, और जो कॉन्सोनेंट है वो वॉवल है। तो डिफॉल्ट में हम लिखेंगे इट इज कॉन्सोनेंट, एंड नई लाइन पे ले जाएंगे, और ये आपकी इसकी बॉडी क्लोज होगी। और इसके बाद हमने यहाँ पे गेट ch लिख के गेट ch हम लिख देंगे ताकि स्क्रीन हमारी रुक जाए। और ये स्मॉल में होना है यहाँ पे जी, आपने प्रोग्राम में खास तौर पे ख्याल रखना है। यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं मैंने लिखा भी हो कैपिटल में, और ये इसकी बॉडी मेन फंक्शन की क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट करेगा। इसको आपने कर लेना है प्रोग्राम को, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज़ कर रहे हो इसका, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बना लीजिएगा। एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप चाहें उस वॉवल को शो करना तो आप लिख भी सकते हैं कि %c इज़ वॉवल, और आगे आप कॉमा लगा के ch लिख देंगे, तो ch की जो वैल्यू होगी वो वहाँ पर प्रिंट भी होगा कि जो उसने एंटर किया है उसको वो शो भी करेगा। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि %c इज़ कॉन्सोनेंट, ताकि ch में जो है आई वैल्यू, ताकि वो डिस्प्ले भी करे कि ये वॉवल नहीं है, ये वॉवल है। तो आप सिंपल एक स्ट्रिंग लिखना चाहें, या अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाहें तो साथ आप उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर देकर उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। लेकिन ये थी वीडियो, थोड़ी सी लंबी है तो, लेकिन ये है कि उम्मीद करते हैं आपको ये स्विच स्टेटमेंट के हवाले से काफ़ी बेसिक्स वगैरह क्लियर हो गई होगी। बाकी आप इसके ऊपर आप बेस एक वो कहते हैं ना कि एक रास्ता मिल गया, अब आगे इसके आप डिटेल के ऊपर जितने मर्जी आप प्रोग्राम बनाए, अपने माइंड में सोचें खुद से, और खुद से करने की कोशिश करें, तो चीज़ें बहुत सारी आगे मूव कर सकती हैं। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।